दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर हमने कुछ गिरावट देखी है फ्राइडे के दिन। अब इस गिरावट के पीछे वजह थी बाजार में ज़बरदस्त गिरावट। जितनी बड़ी गिरावट बाजार में उतनी बड़ी गिरावट रिलायंस पावर में नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फेयर वैल्यू पे मिल रहा है। करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और इससे ऊपर तो ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक रॉक ने बल्क डील के माध्यम से खरीदारी की हुई है। इसके अलावा वर्दे पार्टनर्स ने भी यहाँ पे बड़ा निवेश किया है 15.5 के ऊपर। ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 2-3 बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। रिलायंस पावर की बात करें तो ये कंपनी एक तरह से देखें तो आपके लिए मल्टीबैगर साबित हो सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि ये कंपनी फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है। यानी कंपनी के सोलर पावर प्रोजेक्ट भी है, इसके अलावा कंपनी के थर्मल पावर प्लांट भी है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है। कंपनी के पास सिर्फ एक ही निगेटिव पॉइंट है कि वो है ये अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है, जिनकी कंपनियां लगातार सारी नीलाम हो रही है और इसी वजह से लोगों का भरोसा नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अनिल अंबानी के पास फिलहाल आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही जरिया, वो है रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे में इन कंपनियों को आने वाले समय में अनिल अंबानी आगे लेके जा सकते हैं। और वैसे भी देखें तो सरकार भी पावर सेक्टर की कंपनियों को बंद होने नहीं देंगे। ये तो आप समझ ही सकते हो कि इसके लिए सरकार की तरफ से हमेशा बेल आउट पैकेज भी मिलते रहेंगे। ऐसे में ये कंपनियां, जितनी भी पावर सेक्टर का कारोबार करने वाली कंपनियां, उनका भविष्य फिलहाल तो उज्ज्वल है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय में रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 14.50 पर रही, जहाँ पे 0.68% की गिरावट थी। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि बाजार में भी हमने लगभग 450 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखी थी। और सिर्फ फ्राइडे की बात नहीं है, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में ही लगभग 1500 पॉइंट की ज़बरदस्त गिरावट हो चुकी है सेंसेक्स के अंदर। और यूँ देखें तो 1 दिसंबर को जब ऑल टाइम हाई बनाई थी BSE सेंसेक्स ने, उसके बाद में लगभग 3500 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। और इसी वजह से आपको रिलायंस पावर भी नीचे आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कोविड काल में स्टॉक मात्र 1 रुपीज़ के आसपास था और वहाँ से जो दौड़ा तो 19 तक चला गया, ज़बरदस्त रिटर्न दिया। उसके बाद स्टॉक फिर से 11 के आसपास काफ़ी समय तक रहा, लेकिन जब 11 से दौड़ा तो 25 तक भी गया। तो वैसे ही आप समझ सकते हो स्टॉक में जैसे ही इसमें करंट आता है स्टॉक बहुत तेज़ी से दौड़ता है और आपकी रकम दुगुना कर जाता है। पिछले 1 साल के हिसाब से फिलहाल स्टॉक में 2% की गिरावट है, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से 27% का फिलहाल स्टॉक पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। 1 मंथ के हिसाब से 8% डाउन है और अगर हम 5 डेज़ की बात करें तो लगभग 0.34% की गिरावट है। तो ये समझ सकते हो कि यहाँ से तेज़ी आने की संभावना है। कोई एक पॉजिटिव ट्रिगर का इंतजार है। हो सकता है कि Q3 कुछ अच्छा आए तो फिर यहाँ पे तेज़ी आ सकती है और संभावना पॉजिटिव है। इसके पीछे वजह यह है कि इस बार जो कोल इंडिया की तरफ से जो रिपोर्ट निकल कर आई है कि कोल आउटपुट है उसमें 11% की जंप देखने को मिल रही है। यानी 433 मिलियन टन्स का टोटल कोल आउटपुट रहा है। यानी ये समझ सकते हो कि अगर कोल की प्रोडक्शन बढ़ी है इसका मतलब खपत बढ़ी है और इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी ज़्यादा हुआ है, तो इसका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है रिलायंस पावर का। पिछले साल सेम इसी समय देखें तो 390 मिलियन टन्स का टोटल आउटपुट था, इस बार 432.7 मिलियन टन्स का रहा है। तो आप देख सकते हैं अप्रैल से दिसंबर तक के आंकड़े जिसमें काफ़ी शानदार आउटपुट रहा है। एक बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है, जैसे कि हमारा बजट आने वाला है, फरवरी में हमारा बजट होगा और आप समझ सकते इस बजट में सरकार पावर सेक्टर के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने जा रही है, काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट हो सकता है। वैसे सरकार ने आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए भी स्कीम लॉन्च की गई है, स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम, जिसके तहत स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। क्योंकि इससे क्या होगा कि सबसे बड़ी बात है जो लीकेज होती है वोल्टेज की वो रुकेगी, चोरी होती है वो भी रुकेगी और जो रेवेन्यू लगातार घट रहा है डिस्कॉम सारे लॉस में आए और इसी वजह से जो पेमेंट है वो चुका नहीं पा रहे पावर सेक्टर की कंपनियों को, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ऐसे में पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए रेवेन्यू जनरेट करना आसान हो जाएगा और उनको जो भी डिस्कॉम को भी लॉस हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो इस बार फाइनेंशियल ईयर में सरकार अपने बजट में बढ़ोतरी करेगी। सरकार की तरफ से RDSS जो स्कीम लाई गई है उसमें और बढ़ोतरी की जाएगी, उसमें और ज़्यादा पैसे दिए जा सकते हैं। इस करंट ईयर में देखें तो RDSS स्कीम के लिए 7,565 रुपीज़ दिया था सरकार की तरफ से, तो अब इसको डबल किया जा सकता है, यानी 15,000 रुपीज़ की रकम दी जा सकती है इस स्कीम के लिए। तो आप समझ सकते हो कि इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है डिस्कॉम को। तो जिस तरह से सरकार की तरफ से लगातार पावर सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है, बेनिफिट दिया जा रहा है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आने वाले समय में पावर सेक्टर की कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा एक बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा रिलायंस पावर सोलर एनर्जी के ऊपर भी कंपनी काम कर रही है और अब सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है और इसके लिए 19,744 करोड़ की रकम भी मंजूर कर ली है। और इस बड़े इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आप देखें 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होगा। तो ये आप समझ सकते हो कि जो अब तक की प्रॉब्लम थी
जितनी भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनियां थी उनको जो भी वो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते, चाहे विंड एनर्जी के माध्यम से हो या फिर सोलर एनर्जी के माध्यम से, उनको नज़दीक के डिस्कॉम को बेचना पड़ता था क्योंकि स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में जो डिस्कॉम उनको प्राइस देते उसी हिसाब से उनको देना पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा लॉस होता था। कभी बार्गेनिंग की वजह से आप देखें तो उनको उनकी जो फेयर प्राइस मिल नहीं पा रही थी। तो अब वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। अब आप देख सकते हो कि जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा सोलर एनर्जी के माध्यम से या ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, वो सारा का सारा ग्रीन हाइड्रोजन में बदला जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन में बदलने के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसको पानी के अंदर से गुजारा जाता है, उसके बाद में ग्रीन हाइड्रोजन बन जाती है। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो जितनी भी कंपनी है इसके ऊपर बेनिफिट है कि जो काम करेगी ग्रीन एनर्जी के ऊपर, उनको 17,490 रुपीज़ का एक इंसेंटिव भी दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो आप समझ सकते हो बहुत सारा यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, जिसमें रिलायंस पावर भी शामिल है। और आप समझ सकते हो इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि विश्व के बहुत सारे देश है जो इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन लेना चाहते हैं इंडिया से। और आप समझ इसके लिए सिंगापुर, कोरिया, जापान, बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी बिजनेस टाइप शुरू कर चुके हैं। आने वाले समय इंडिया से ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो आप ये समझ सकते हो कि बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। और इसके लिए आने वाले समय में आप देख सकते हो कि जितनी भी इन पावर सेक्टर की कंपनियां उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये समझ लीजिए कि इस समय जितने भी पावर सेक्टर के शेयर है जो स्पेशली ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करने वाली कंपनियां, उनमें निवेश आपको करना चाहिए। कम प्राइस में जो भी स्टॉक मिले उसको लेके रखिए, ये सारे मल्टीबैगर बनेंगे। आने वाले समय में देश का जो फ्यूल होगा वो ग्रीन हाइड्रोजन होगा, न कि कोयला या फिर डीजल और पेट्रोल होगा। इनकी जगह पे अब ग्रीन हाइड्रोजन ले लेगा। जितनी भी इंडस्ट्रीज है, चाहे स्टील इंडस्ट्रीज हो, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हो, ऑयल रिफाइनरीज हो, तो जितनी ये इंडस्ट्रीज है उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल जो भी होगा वो ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से होगा, जिससे पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि सरकार ने भी अपना गोल सेट किया 2070 तक जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा एक रास्ता मिल चुका है और इंडिया इसी से लेके अब आत्मनिर्भर बनता जाएगा और हिंदुस्तान की जो भी विश्व गुरु बनने की तमन्ना वो पूरी हो सकती है ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से। अब यहाँ पे अगर हम रिलायंस पावर की बात करें तो फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक है। मार्केट कैप इसका 4,913 रुपीज़ का है, करंट प्राइस की 14.40 की है, लो इसका 11 का है और हाई 25 का है। इसका बुक वैल्यू 32.60 की। तो आप ये देख ही सकते हो अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे आपको मिल रहा है। दाव यहाँ पे लगाया जा सकता है। इसका ROC 5.01% है, ROE -4.55% और फेस वैल्यू 10 है। यहाँ पे एक अच्छी बात और है कि ये लगातार अपनी लाइबिलिटी थोड़ी थोड़ी करके कम कर रहा है। मार्च 2021 में जहाँ पे 50,780 रुपीज़ की इनकी लाइबिलिटीज़ थी, वो मार्च 2022 में घट के 49,812 रुपीज़ तक आ गई और इस सितंबर में ये 49,790 को भी तक आ गई। तो लगातार कंपनी अपनी लाइबिलिटी थोड़ी सी कम कर रही है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा कंपनी का कैश फ्लो थोड़ा सा बढ़ रहा है। मार्च 2021 में जहाँ पे 19 रुपीज़ का कैश फ्लो था, वो मार्च 2022 में बढ़ के 21 को आ गया है। तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा कंपनी का जो लॉस था वो लगातार बड़ा लॉस धीरे धीरे कम हो रहा है। आप देखते हो 2018 में इनका 835 रुपीज़ का प्रॉफिट था, लेकिन 2019 में कंपनी को 2,930 रुपीज़ का बड़ा लॉस हुआ और 2020 में तो कंपनी को 4,255 रुपीज़ का बड़ा लॉस हो गया। 2021 में कंपनी को फिर से 426 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और 2022 में कंपनी को 565 रुपीज़ का लॉस हुआ है। लेकिन आप ये समझ सकते हो कंपनी का लॉस धीरे धीरे कम हो रहा है, कंपनी थोड़ी सी मजबूत हो रही है और मुझे लग रहा है कि इस बार रिजल्ट काफ़ी अच्छा रह सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिसंबर के भी हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है लेटेस्ट, जिसमें आपको एक अच्छी खबर देखने को मिलेगी। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी और बढ़ा दी है। सितंबर में जहाँ पे 24.98% की होल्डिंग थी, वो दिसंबर में 25% हो गई। तो ये एक तरह से पॉजिटिव ट्रिगर है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। इसके अलावा FI की तरफ से यहाँ पे होल्डिंग थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। आप देख सकते हो कि उनकी होल्डिंग पिछले क्वार्टर में 7.97% थी, इस बार 7.83% हुई है। तो थोड़ी सी होल्डिंग आपको मामूली से कम होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर इसको जून से कंपेयर करें तो अभी भी होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जून में 7.79% की होल्डिंग थी। यहाँ पे DI की बात करें उनकी 3.50% की होल्डिंग थी, इस बार 3.27 हुई है। तो थोड़ी सी DI की होल्डिंग भी आपको कम होती हुई दिखाई देगी। गवर्नमेंट के पास 0.01% की होल्डिंग है जो एजिट है अभी भी, और जनरल पब्लिक के पास 63.88% की होल्डिंग है। तो ये समझ सकते हो ये लेटेस्ट हमारे पास आंकड़े आ चुके हैं, जिसमें प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ा दी है। कुल मिला के कंपनी का कारोबार मुझे अच्छा लग रहा है और इसमें आपको लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करना चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली 3 डिजिट में जाने की ताकत रखता है, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत सारी अनाउंसमेंट हो रही है और ये इस तरह से जो छोटे पेनी स्टॉक है ये मल्टीबैगर बन सकते हैं, क्योंकि पावर सेक्टर की यह कंपनी है और अनिल अंबानी के पास फिलहाल आगे बढ़ने के लिए यही कंपनी बची है और कोई है नहीं। तो इसमें मुझे लगता है ये डेफिनेटली एक मल्टीबैगर बन सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।